हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और इन नदियों को हमने 4 नदी तंत्रों में विभाजित किया है। ये 4 नदी तंत्र कौन से हैं? चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र, बाण गंगा नदी तंत्र और गंभीर नदी तंत्र। प्रीवियस वीडियो में हमने चंबल की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था, और हमारा चंबल नदी तंत्र जो है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बनास नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बनास नदी तंत्र। बनास नदी तंत्र में बनास नदी तंत्र में बनास व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। बनास व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। तो स्टूडेंट, बनास नदी तंत्र किससे मिलकर बना है? बनास व उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। इस नदी तंत्र में बनास व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। इस नदी तंत्र में, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस नदी तंत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार, भूरी मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। भूरी मिट्टी जो होती है वह व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अर्थात भूरी मिट्टी जो है यह कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बनास नदी क्षेत्र में जो है स्टूडेंट, इस मिट्टी का प्रसार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि इस नदी तंत्र के अंदर किस मिट्टी का प्रसार पाया जाता है? भूरी मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। और बनास नदी तंत्र में बनास व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया जाता है। इस नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है स्टूडेंट, वह है बनास नदी। तो हम बनास नदी के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट, मैंने बनास नदी का एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, बनास व उसकी सहायक नदियों का। तो इस डायग्राम के अंदर ये जो है स्टूडेंट, ये बनास नदी है। तो यानी कि बनास नदी राजस्थान में कुछ इस तरीके से क्या होती है? प्रवाहित होती है। और ये बाकी जो है बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी और डाई, ये इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदियां हैं। तो हम बनास नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो बनास नदी को सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि इस नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो बनास नदी को वशिष्ठी, बनास नदी को वशिष्ठी, वर्णाशा, व वन की आशा के नाम से, वन की आशा आदि उपनामों से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है कि इस नदी के अन्य नाम क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वशिष्ठी, वर्णाशा व वन की आशा,
किस नदी को कहा जाता है? तो बनास नदी को कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने चंबल के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, चंबल को कामधेनु, चर्मणवती, बारहमासी, नित्य वाहिनी, वाटर सफारी और घड़ियालों की शरण स्थली या प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। वैसे ही बनास नदी को वशिष्ठी, वर्णाशा व वन की आशा आदि उपनामों से जाना जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि इस नदी को पूर्ण बहाव की दृष्टि से, सॉरी स्टूडेंट, आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसका उद्गम भी स्टूडेंट राजस्थान में ही होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी जो है वो राजस्थान में ही सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर यह नदी जो है चंबल में विलीन हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, तो यानी कि इसका संपूर्ण बहाव क्षेत्र जो है वो राजस्थान में ही है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो चंबल है। लेकिन अगर यह लिखा हुआ हो कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो बनास है। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर फर्क है, तो लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताइए तो वो चंबल है। चंबल की जो लंबाई है स्टूडेंट वो 966 किलोमीटर है और कई किताबों के अंदर 965 किलोमीटर भी लिखी गई हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जिस तरीके से ये बह रही है और जाके सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है, तो यह राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है स्टूडेंट। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर, यानी कि ये 480 किलोमीटर क्या है, लंबी है। इस नदी का तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। और आपसे यदि पूछा जाए कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो है बनास नदी। तो स्टूडेंट मैं हाथों हाथ कंपैरिजन भी कराता जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो याद हो जाएं। तो ध्यान रखना है कि जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का सर्वाधिक है, चंबल का सर्वाधिक है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। यह नदी राजस्थान
6 जिलों में प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चंबल नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं, एक चंबल, एक बनास और एक लूनी। तो चंबल तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, सॉरी, चंबल नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। बनास नदी भी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। और लूनी नदी भी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। तो ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है मुख्यतः? तो अपन देखते हैं, इस नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। राजसमंद से यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ जिले में। चित्तौड़ के बाद यह नदी प्रवेश करती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से यह नदी प्रवेश करती है अजमेर में। और अजमेर से यह नदी प्रवाहित हो कर अजमेर से यह नदी प्रवेश करती है टोंक में। और टोंक से यह नदी प्रवेश करती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में यह नदी चंबल में विलीन हो जाती है। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है स्टूडेंट, वो भी अपन को ध्यान रखना है कि 6 जिलों में है। और 6 जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। राजसमंद से यह नदी चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ से यह भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा से यह अजमेर में प्रवेश करती है। और अजमेर से यह टोंक में और अंत में सवाई माधोपुर में प्रवेश कर चंबल में विलीन हो जाती है। जैसा कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि राजसमंद से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। राजसमंद से यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ में। और चित्तौड़ से यह प्रवेश करती है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा से यह प्रवेश करती है अजमेर में। अजमेर से यह प्रवेश करती है टोंक में। और टोंक से प्रवेश करती है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में यह नदी जो है स्टूडेंट चंबल नदी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो हमको यह चीज़ याद रखनी है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, यह तो चंबल नदी की मुख्य बात हो गई कि भाई इस नदी को वशिष्ठी, वर्णाशा, वन की आशा आदि उपनामों से जाना जाता है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। यह इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। और यह नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अब इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्टूडेंट हम समझते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो अब हम इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो सबसे पहली बात अपन बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो इसको अपन फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि इस नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? तो इस नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप स्थित खमनौर की पहाड़ियों से होता है। तो स्टूडेंट ये याद रखना है अपन को कि इस नदी का जो उद्गम है राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप स्थित, कुंभलगढ़ के समीप स्थित खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ये उद्गम स्थल जो है स्टूडेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से।
उसी तरह जो बनास नदी है इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत फेमस है स्टूडेंट। इस दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 36 किलोमीटर लंबी क्या है, दीवार है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो किस दुर्ग की जो प्राचीर है वो सर्वाधिक लंबी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। और महाराणा प्रताप का जन्म भी किस दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। और यह किस जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। तो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप स्थित कौन सी पहाड़ियों से होता है स्टूडेंट, खमनौर की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टूडेंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। राजसमंद से यह नदी चित्तौड़ में बहती हुई, राजसमंद से यह नदी चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, राजसमंद में कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, खमनौर की पहाड़ियों से। और खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद यह नदी राजसमंद जिले से चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ। उसके बाद यह नदी क्या हुआ स्टूडेंट, चित्तौड़ के अंदर बहती हुई कहाँ पर प्रवेश कर रही है, भीलवाड़ा में प्रवेश कर रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में, ये स्टूडेंट आपको देखना है कि देखिए भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इसमें कोठारी नदी आकर मिलती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इसमें कोठारी नदी आकर मिलती है। तो राजसमंद जिले से इस नदी का क्या होता है स्टूडेंट, उद्गम होता है। यहाँ पर आप देखिए, और राजसमंद से यह नदी चित्तौड़ में बहते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के अंदर क्या है स्टूडेंट, ये मांडलगढ़ के अंदर, इसके अंदर कौन सी नदी, कोठारी नदी आकर क्या है, मिलती है। तो ये अपन को याद रखना है कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इसमें कोठारी नदी आकर मिलती है। फोर्थ पॉइंट, भीलवाड़ा में ही बिंगोद नामक स्थान पर इसमें बेड़च व मेनाल नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बेड़च में मेनाल नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए कि भाई मांडलगढ़ के अंदर तो इसमें कोठारी नदी मिल गई, और ये है बिंगोद। तो बिंगोद के अंदर इसमें कौन सी नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी मिलकर क्या बना रही हैं, त्रिवेणी संगम बना रही हैं। तो भीलवाड़ा के अंदर क्या होता है, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर इसमें कोठारी नदी मिलती है,
और आगे बहने के बाद बिंगोद नामक स्थान पर इसमें बेड़च नदी जिसका उद्गम उदयपुर जिले से होता है और मेनाल नदी जिसका उद्गम भीलवाड़ा से ही होता है। तो ये दोनों नदियां जो है बिंगोद नामक स्थान पर बनास में मिलकर क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो स्टूडेंट अपन को ध्यान रखना है कि बनास नदी के ऊपर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो पहला त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, बिंगोद में बनता है। अच्छा पिकनिक स्पॉट है स्टूडेंट ये। और यहाँ पर बेड़च व मेनाल नदी मिलकर क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं बनास नदी के साथ। उसके बाद यह नदी भीलवाड़ा से यह नदी अजमेर के ब्यावर, केकड़ी व नसीराबाद होते हुए टोंक जिले में प्रवेश करती है। टोंक जिले में प्रवेश करती है। स्टूडेंट अपन बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं इस नदी को, तो ये अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी कि भाई सबसे पहली बात इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। भाई उद्गम होता है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप स्थित खमनौर की पहाड़ियों से। राजसमंद जिले से यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ से यह नदी प्रवेश करती है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इसमें कौन सी नदी, कोठारी नदी आकर मिलती है। और भीलवाड़ा के बिंगोद में इसमें मेनाल और बेड़च नदी मिलकर क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये पहला त्रिवेणी संगम हो गया। उसके बाद ये नदी अजमेर में प्रवेश करती है और अजमेर के ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद से गुजरती है और अजमेर से यह नदी प्रवेश करती है टोंक में। अब टोंक में अपन को स्टूडेंट 2 बातें ध्यान रखनी हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टोंक में यह नदी सर्पिलाकार बहती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है स्टूडेंट। टोंक में यह नदी सर्पिलाकार बहती है। यह आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, सर्पिलाकार बहती है। यह टोंक को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोंक को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, बनास। और टोंक जिले में बनास नदी का प्रवाह कैसा है, सर्पिलाकार। तो अपन को ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप स्थित खमनौर की पहाड़ियों से होता है। फिर उसके बाद ये नदी प्रवेश कर रही है चित्तौड़ में और फिर प्रवेश कर रही है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, कोठारी नदी। और भीलवाड़ा के बिंगोद में कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं, बनास, बेड़च और मेनाल। क्योंकि बिंगोद में बेड़च और मेनाल नदी किसमें मिलती है, बनास में, और यह त्रिवेणी संगम बनाती है। भीलवाड़ा से यह नदी प्रवेश कर रही है अजमेर में और अजमेर के ये ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद से गुजरती है। उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है टोंक में। टोंक के अंदर यह नदी जो है स्टूडेंट सर्पिलाकार बहती है और टोंक को 2 समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है।
और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है टॉक से रिलेटेड, वो क्या है स्टूडेंट, टोंक की देवली तहसील के, टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप, इसका नाम पूछा हुआ है स्टूडेंट गांव का, टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर, बीसलपुर नामक स्थान पर इसमें खारी व डाई नदी मिलकर, खारी व डाई नदी, खारी नदी का उद्गम राजसमंद से ही होता है और डाई नदी का उद्गम अजमेर से होता है। खारी व डाई नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो ये बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये खारी नदी और ये डाई नदी, तो जो बेड़च और मेनाल है वो इधर से मिलती हैं स्टूडेंट, और जो खारी और डाई हैं वो इधर से मिलती हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि खारी और डाई नदी मिलकर कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, टोंक में, और बेड़च और मीनाल मिलकर कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, भीलवाड़ा में। तो दोनों जिले अलग अलग हैं स्टूडेंट। बेड़च और मीनाल मिलकर बिंगोद में बनाती हैं त्रिवेणी संगम, और खारी और डाई मिलकर कहाँ पर, बनास नदी के साथ टोंक में मिलकर क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और ये बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम है। इसी त्रिवेणी संगम पर, इसी त्रिवेणी संगम पर बीसलपुर बांध बनाया गया है, बीसलपुर बांध बनाया गया है। तो स्टूडेंट बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बीसलपुर बांध जो है टोंक जिले में है, देवली तहसील के राजमहल गांव के में है। तो ये अपन को याद रखना है। तो यह बीसलपुर बांध बनाया गया है और यह पेयजल की आपूर्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और वर्तमान में इस बांध से जयपुर व अजमेर को जलापूर्ति की जाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि भाई खारी और डाई नदी मिलकर त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर, और इसी त्रिवेणी संगम पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। बीसलपुर बांध पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और टोंक से यह नदी प्रवेश करती है, टोंक से यह नदी सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है, सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में, खंडार तहसील के बड़वास गांव के समीप रामेश्वर धाम में, रामेश्वर धाम में सीप नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए, त्रिवेणी संगम बनाते हुए
चंबल में विलीन हो जाती है। तो स्टूडेंट, टोंक जिले से यह नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? सवाई माधोपुर में प्रवेश करती है। और सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के बड़वास गांव के समीप रामेश्वर धाम में सीप नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए चंबल में विलीन हो जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो चंबल नदी है, सॉरी बनास नदी है, वो देखिए आप टोंक जिले से कहाँ प्रवेश कर रही है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के अंदर ये खंडार तहसील के अंदर बड़वास गांव के समीप जो रामेश्वर धाम है उसमें सीप नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए चंबल नदी में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसे चंबल की सहायक नदी भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो संपूर्ण बहाव है स्टूडेंट, वो राजस्थान में ही है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है। राजसमंद से यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। और इस नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? 3 त्रिवेणी संगम है। पहला त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है? बिंगोद भीलवाड़ा में, बेड़च और मेनाल के मिलने से। दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है टोंक में, बीसलपुर स्थान पर, जहाँ पर खारी और डाई नदी इसमें मिलती हैं। और इसी संगम पर कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है सवाई माधोपुर में, जहाँ पर यह सीप नदी के साथ मिलकर चंबल में विलीन हो जाती है। तो इस नदी के ऊपर 3 त्रिवेणी संगम हो गए स्टूडेंट, और एक बांध हो गया, कौन सा? बीसलपुर बांध। चंबल नदी के ऊपर हमने पढ़ा था 4 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो स्टूडेंट, साथ में बांध भी याद करते चलिए कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध पड़े थे? 4 बांध। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। और बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध। और बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक जिले की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। और त्रिवेणी संगम का क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेते हैं कि बताइए बिंगोद के ऊपर किन 3 नदियों का संगम होता है? तो बनास, बेड़च और मेनाल। और बीसलपुर पर किन 3 नदियों का संगम होता है? बनास, खारी और डाई। और रामेश्वर धाम जो है सवाई माधोपुर का, वहां पर बनास, सीप और चंबल। तो 3 त्रिवेणी संगम हो गए। तो स्टूडेंट, अपन ने बनास नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को समझा। अब हम बात करते हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में। तो स्टूडेंट, वैसे तो बनास की कई सहायक नदियां हैं, लेकिन हम उसमें से चर्चा करेंगे मुख्य सहायक नदियों के विषय में। मुख्य सहायक नदियों से अभिप्राय यह है स्टूडेंट कि ये नदियां हमें याद होनी चाहिए। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन क्या है? पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि बनास की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यह है बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, खारी और डाई। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही होंगी स्टूडेंट, कि जैसे कि बेड़च नदी ये रही, बेड़च के बाद गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के बाद मेनाल नदी, मेनाल के बाद कोठारी, और कोठारी के बाद खारी नदी, और खारी के बाद डाई नदी। तो इन सहायक नदियों की चर्चा हम करेंगे। इनमें से क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। तो सारी सहायक नदियों की चर्चा नहीं करते हुए हम मुख्य सहायक नदियों की चर्चा करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट बेड़च नदी के विषय में।
बेड़च नदी। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयड़ नदी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, बेड़च नदी की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। ये बेड़च नदी, ठीक है। बेड़च नदी की जो कुल लंबाई है स्टूडेंट, वह है 190 किलोमीटर। कितनी है? 190 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है। बनास की अपन ने पढ़ी 480 किलोमीटर है, ठीक है। तो बेड़च नदी की कुल लंबाई कितनी है स्टूडेंट? 190 किलोमीटर। इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है स्टूडेंट? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो हमको याद रखना है कि भाई बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद जिले से। और जो बेड़च नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर जिले में होता है और गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कि उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई प्राचीन समय में, और उन सभ्यताओं का नाम है आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। तो आपको याद रखना है, अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ही बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो आपको याद होने चाहिए बेड़च नदी के बारे में, कि भाई इस नदी की कुल लंबाई 190 किलोमीटर है और इस नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और इस नदी के किनारे उदयपुर में प्राचीन समय में दो सभ्यताएं विकसित हुई और उन सभ्यताओं का नाम है आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद, यानी कि उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर जाकर उदय सागर झील में गिरती है। कहाँ पर गिरती है स्टूडेंट? उदय सागर झील में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेड़च नदी जो है अपने उद्गम स्थल से 13 किलोमीटर दूर जाकर कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर झील में गिरती है। और उदय सागर झील में गिरने से पूर्व इसे कहा जाता है आयड़ नदी। तो ये आपको याद रखना है कि उदय सागर झील में गिरने से पूर्व इसे क्या कहा जाता है? आयड़ नदी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं। तो उदय सागर झील में गिरने से पूर्व इसे क्या कहा जाता है? आयड़ नदी। और उदय सागर झील से पुनः निकलने के बाद इसे कहा जाता है बेड़च। क्या कहा जाता है? बेड़च। तो इस नदी को दो नामों से पुकारा जाता है। तो उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी, और उदय सागर झील के पश्चात इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बेड़च नदी के नाम से पुकारा जाता है। बेड़च के बाद, सॉरी, चित्तौड़ के उदयपुर के बाद यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ जिले में। कहाँ प्रवेश करती है? उदयपुर के बाद यह नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ जिले में। और चित्तौड़ जिले में इस नदी के ऊपर नगरी सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता विकसित हुई स्टूडेंट? नगरीय सभ्यता विकसित हुई। तो अपन को ध्यान रखना है कि बेड़च नदी के ऊपर प्राचीन काल में तीन सभ्यताएं विकसित हुई। एक तो आहड़ सभ्यता, एक बालाथल सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई? बेड़च नदी के ऊपर उदयपुर में। और चित्तौड़ में इस नदी के ऊपर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? नगरी सभ्यता क्या हुई? विकसित हुई। चित्तौड़ में इस नदी के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है स्टूडेंट? गंभीरी नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? गंभीरी नदी आकर मिलती है। आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि चित्तौड़ में इस नदी के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है? गंभीरी नदी आकर मिलती है। बेड़च और गंभीरी के संगम पर
बेड़च और गंभीरी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये अपन को याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है स्टूडेंट? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी के ऊपर अप्पावास गांव में, कौन से गांव में? अप्पावास गांव में घोसुंडा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? घोसुंडा बांध बनाया गया है। चित्तौड़ से यह नदी भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में बिंगोद नामक स्थान पर यह नदी मेनाल व बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में क्या हो जाती है स्टूडेंट? विलीन हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन कि बेड़च नदी जो आपको ये दिखाई दे रही है स्टूडेंट, जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर, इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, इस नदी की जो कुल लंबाई है वह है 190 किलोमीटर। कितनी है? 190 किलोमीटर है। और इस नदी का जो उद्गम है वो होता है उदयपुर जिले में। कहाँ पर होता है? उदयपुर जिले में होता है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदयपुर में इस नदी पर कितनी सभ्यताएं विकसित हुई? 2 सभ्यताएं। कौन कौन सी? आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। तो अपन को नाम याद रखना है, आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। और अपने उद्गम स्थल से 13 किलोमीटर दूर जाकर यह नदी किस झील में गिरती है? उदय सागर झील में गिरती है। तो ये अपन को याद रखना है कि यह नदी किस झील में गिरती है? उदय सागर झील में गिरती है। और उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी को क्या कहा जाता है? आयड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयड़। और उदय सागर झील के पश्चात इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बेड़च के नाम से पुकारा जाता है। उदयपुर से ये नदी प्रवेश करती है चित्तौड़ जिले में। कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़ जिले में। और चित्तौड़ जिले में इस नदी के ऊपर एक सभ्यता और विकसित हुई जिसे कहा गया नगरी सभ्यता। क्या कहा गया? नगरी सभ्यता कहा गया। और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर इस नदी में आकर मिलती है गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी मिलती है। बेड़च और गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो कभी कभी हमसे एग्जाम में स्टूडेंट ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अपन को याद रखना है कि बेड़च और गंभीरी, जब अपन ने चंबल नदी पढ़ी थी स्टूडेंट, तो अपन ने वहां पर भी देखा था कि किस नदी के, कौन सी नदियों के संगम पर कौन से दुर्ग स्थित हैं। तो बेड़च और गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर अप्पावास गांव में कौन सा बांध बनाया गया है? घोसुंडा बांध बनाया गया है। चित्तौड़ से ये नदी प्रवेश करती है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बिंगोद में यह नदी मेनाल नदी के साथ और बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए कहाँ पर विलीन हो जाती है? बनास नदी में विलीन हो जाती है। तो स्टूडेंट, बेड़च नदी के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं गंभीरी नदी के बारे में। तो आप देखिएगा स्टूडेंट, गंभीरी नदी के बारे में अपन बात करते हैं। तो गंभीरी नदी का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंभीरी नदी का जो उद्गम है स्टूडेंट,
वो होता है एमपी। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के देवास गांव में स्थित, देवास गांव में स्थित जावरा की पहाड़ियों से, जावरा की पहाड़ियों से। तो स्टूडेंट अपन को याद रखना है कि जो गंभीरी नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के देवास गांव में स्थित जावरा की पहाड़ियों से होता है। और अपन ने चंबल नदी में पढ़ा था कि भाई आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, इनका उद्गम भी एमपी में ही होता है और चंबल का उद्गम भी एमपी में ही होता है। तो गंभीरी नदी का उद्गम भी स्टूडेंट कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित देवास गांव, जो रतलाम जिले में जो देवास गांव है स्टूडेंट, वहां पर स्थित जावरा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। बनास नदी का कहाँ से होता है स्टूडेंट? खमनौर की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी का गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद यह नदी राजस्थान में, यह नदी राजस्थान में निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो अपन को याद रखना है कि गंभीरी नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और तथा चित्तौड़ के ही चटियावली नामक स्थान पर, चटियावली नामक स्थान पर बेड़च में मिल जाती है, बेड़च में मिल जाती है। तो स्टूडेंट अपन को याद रखना है कि गंभीरी नदी जो है, गंभीरी नदी का उद्गम एमपी में होता है। एमपी के रतलाम जिले में स्थित देवास गांव के जावरा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो जावरा की पहाड़ियां अपन को याद होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित देवास गांव के देवास गांव की जावरा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और यह राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से क्या करती है? प्रवेश करती है। और चित्तौड़ के ही चटियावली नामक स्थान पर यह नदी बेड़च में मिल जाती है। और गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है स्टूडेंट? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये गंभीरी नदी भी हो गई स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं मेनाल नदी की। मेनाल नदी का उद्गम, मेनाल नदी, मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा की मांडल की पहाड़ियों से होता है, मांडल की पहाड़ियों से होता है। तो मेनाल नदी जो है स्टूडेंट, इसका उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा जिले में होता है। भीलवाड़ा जिले की मांडल की पहाड़ियों से होता है। और इस नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है, मेनाल जलप्रपात स्थित है। तो स्टूडेंट अपन ने पहले पढ़ा था कि जो भीमलत जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है ना, बूंदी के अंदर। और जो चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ में है, चंबल नदी पर।
और जो मेनाल जलप्रपात है स्टूडेंट वो मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा में। तो 3 जलप्रपात हो गए। कौन कौन से? चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर। भीमलत जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पर है और कहाँ पर है? बूंदी में है। और जो मेनाल जलप्रपात है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, मेनाल नदी पर है। तो इसका उद्गम भीलवाड़ा की मांडल की पहाड़ियों से होता है और इस नदी पर मेनाल जलप्रपात क्या है? स्थित है। और यह नदी बिंगोद भीलवाड़ा में ही बिंगोद भीलवाड़ा में ही बेड़च व बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में विलीन हो जाती है। बनास में विलीन हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि जो बेड़च नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। और कहाँ पर होता है? उदयपुर जिले में होता है। ठीक है। और जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जावरा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? जावरा की पहाड़ियों से होता है। और जो मेनाल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मांडल की पहाड़ी से होता है। तो ये अपन को उद्गम स्थल क्या होने चाहिए स्टूडेंट? याद होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो मांडल की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियों से और जावरा की पहाड़ियों से क्या होता है? इन नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये जो बेड़च नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये देखा जाए तो 3 जिलों में हो गया भाई। उदयपुर में इसका उद्गम होता है। उसके बाद यह चित्तौड़ में प्रवेश करती है और चित्तौड़ से यह भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। गंभीर नदी का जो प्रवाह है राजस्थान में केवल एक ही जिले में हो गया। कहाँ पर? चित्तौड़ में। और मेनाल नदी का प्रवाह भी जो है वो राजस्थान के केवल एक ही जिले में है और वो है भीलवाड़ा में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन ने 3 नदियां पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से होता है। तो कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में होता है स्टूडेंट और देवगढ़ नामक स्थान पर दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी जो है राजसमंद जिले से कहाँ पर प्रवेश करती है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा में इस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध से स्टूडेंट भीलवाड़ा जिले को क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। तो अपन को याद रखना है कि बेड़च नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? घोसुंडा बांध। और कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। और बनास नदी के ऊपर बीसलपुर बांध तो अपन ने पढ़ ही लिया। फिर उसके बाद भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में यह
बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। तो स्टूडेंट अपन को याद रखना है कि इसका उद्गम जो है ये दिवेर की पहाड़ियों से होता है और भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है राजसमंद जिले से। और भीलवाड़ा में इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में यह कहाँ मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कोठारी नदी का कि भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे, भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई, बागोर सभ्यता विकसित हुई। तो जैसे अपन ने बेड़च नदी के बारे में पढ़ा स्टूडेंट, तो बेड़च नदी के ऊपर उदयपुर के अंदर दो सभ्यताएं विकसित हुई, एक तो आहड़ सभ्यता और एक बालाथल सभ्यता। और चित्तौड़ के अंदर नगरी सभ्यता विकसित हुई। और जो कोठारी नदी है इसके ऊपर भीलवाड़ा जिले में बागोर सभ्यता विकसित हुई। तो कोठारी नदी के बारे में दो बातें याद रखनी है, एक तो मेजा बांध बनाया गया है और इस नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता विकसित हुई। और दिवेर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और देखा जाए तो इस नदी का जो प्रवाह है वो राजस्थान के दो जिलों में है, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट खारी नदी के बारे में। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की, राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील की, देवगढ़ तहसील की बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। तो जो खारी नदी है स्टूडेंट, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? इस खारी नदी का राजसमंद जिले में होता है और राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील की बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। और खारी नदी जो है स्टूडेंट, इसकी जो कुल लंबाई है, खारी नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। ठीक है, और यह नदी टोंक में डाई नदी के साथ, डाई नदी व बनास नदी के साथ, बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए, डाई नदी व बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में विलीन हो जाती है। और अपन ने ये देखा स्टूडेंट कि टोंक में वो जगह कौन सी है जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनता है? तो टोंक के अंदर वो त्रिवेणी संगम बनता है टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के अंदर, जो बीसलपुर नामक स्थान है वहाँ पर ये डाई और बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए क्या हो जाती है? बनास में विलीन हो जाती है। और इसी त्रिवेणी संगम पर बीसलपुर बांध क्या है? स्थित है। और राजस्थान का पेयजल की आपूर्ति की दृष्टि से यह सबसे बड़ा बांध है। और बात की जाए डाई नदी की, तो डाई नदी का उद्गम, डाई नदी का उद्गम अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ी से होता है, अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ी से होता है। और यह नदी भी स्टूडेंट क्या है?
टोंक जिले के अंदर देवली तहसील में राजमहल गांव के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर खारी नदी व बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में विलीन हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन ने बनास की सहायक नदियों को पढ़ा, तो एक बार अपन इनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए कि भाई इन नदियों का उद्गम स्थल कौन कौन सा है। तो बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के रतलाम जिले के देवास गांव में जावरा की पहाड़ियों से होता है। मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा में मांडल की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर दिवेर की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ तहसील की बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। और डाई नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले की किशनगढ़ की पहाड़ी से होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि बेडज नदी के ऊपर 3 सभ्यताएं विकसित हुई। कौन कौन सी? भाई आहड़ सभ्यता और बाराथल सभ्यता विकसित हुई उदयपुर जिले में, और नगरी सभ्यता विकसित हुई चित्तौड़गढ़ जिले में। बेडज नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? बांध बनाया गया है गोसुंडा बांध बनाया गया है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में। और बेडज में जब गंभीरी नदी आकर मिलती है तो बेडज और गंभीरी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और बेडज नदी जो है स्टूडेंट भीलवाड़ा के बिंगोद नामक स्थान पर मेनाल नदी व बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए कहाँ पर? बनास नदी में विलीन हो जाती है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल तो अपन ने पढ़ ही लिया। ये राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और चटियावली चित्तौड़गढ़ के अंदर यह बेडज नदी में मिल जाती है। और गंभीरी और बेडज के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा में मांडल की पहाड़ियों से होता है। मेनाल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? मेनाल नदी पर ही स्थित है। और यह बिंगोद में, किसमें? बिंगोद के अंदर बेडज व बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में विलीन हो जाती है। कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियों से होता है। और कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा को जलापूर्ति मेजा बांध से की जाती है। और इसी बांध के किनारे ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है स्टूडेंट। और ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनास में मिल जाती है। खारी नदी का जो उद्गम है वो बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। और खारी नदी की जो कुल लंबाई है वो 192 किलोमीटर है। कितनी है स्टूडेंट? 192 किलोमीटर। और बेडज की कितनी है? 190 किलोमीटर। और खारी नदी जो है, अच्छा कोठारी नदी में स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में यहाँ पर भीलवाड़ा में इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता क्या हुई? विकसित हुई। और खारी नदी जो है स्टूडेंट, खारी नदी टोंक जिले तक जाती है। और टोंक की देवली तहसील के अंदर राजमहल गांव के नज़दीक बीसलपुर नामक स्थान पर डाई नदी और बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए विलीन हो जाती है बनास नदी में। और डाई नदी का उद्गम अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। और यह नदी भी टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर क्या है? खारी नदी और बनास नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाते हुए बनास में विलीन हो जाती है। और इन संगम पर ही कौन सा बांध है? इन तीनों नदियों के संगम पर बीसलपुर बांध है। तो स्टूडेंट यहाँ तक अपन ने बनास की सहायक नदियों का भी अध्ययन कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।